गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जस्ट a part of the question from CBSE sample paper. In the previous videos we have seen regarding the assertion and reasoning, the tips and the tricks. This is a part of CBSE sample paper 2020-21 एग्जाम के लिए जिस CBSE ने जो रिलीज किया था उसमें से एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. दिस इज ए टाइप ऑफ MCQ. जहां पे यहां पे एक क्वेश्चन दिया है, स्टडी द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम व्हाइल एन एथलीट इज रनिंग एट फुल स्पीड. पहले मुझको ग्राफ को आइडेंटिफाई करना है. नाउ चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन. तो करेक्ट कॉम्बिनेशन एंड जस्टिफिकेशन. जस्टिफिकेशन भी दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, उसमें से जो राइट है उसको मुझे चूज करना है. पहले देख लेते हैं ऑप्शंस को, देन आई एम कमिंग टू द ग्राफिकल पार्ट. देखो पहला ऑप्शन यहां पे ग्राफ में एक है ए, प्लॉट ए और प्लॉट बी, और यहां पे मैंने जे जो है स्पेस कम होने की वजह से जस्टिफिकेशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में जे लिखा है. नाउ ए में है पहला देखो एरोबिक, बी में एनएरोबिक, मतलब प्लॉट ए एरोबिक, प्लॉट बी एनएरोबिक. जस्टिफिकेशन क्या दिया है, एनर्जी इज लो एंड इनकंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड हाई इन एनएरोबिक. मतलब एनर्जी लो है, इनकंसिस्टेंट है एरोबिक में, और एनएरोबिक में एनर्जी हाई है. फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन एरोबिक, एनर्जी बी इज एनएरोबिक, एनर्जी हाई है, कंसिस्टेंट है एरोबिक में, लो इन एनएरोबिक. अच्छा सी में आओ, प्लॉट ए एनएरोबिक, प्लॉट बी एरोबिक. जस्टिफिकेशन में दिया है एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन एनएरोबिक. फिर प्लॉट ए एनएरोबिक, प्लॉट बी एरोबिक. एनर्जी हाई एंड इनकंसिस्टेंट इन एनएरोबिक and low in aerobic. Now suppose these four options are say a bit puzzling. These 4 options are bit puzzling. Now in that situation what we can see, let us say ये चारों ऑप्शन मेरे लिए थोड़ा puzzling है. जिसको पता है फाइन, चारों ऑप्शन मेरे लिए puzzling है. नाउ इसको हाउ कैन वी सॉल्व इट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रेफरेंस, मुझे एरोबिक और एनएरोबिक का जो पार्ट है पूरी तरीके से मेरा दिमाग में रहना है. यू नीड टू आंसर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. पूरा नॉलेज रहना है. देखो कमिंग टू द ग्राफ. नाउ पूरा नॉलेज है मेरे पास, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू आंसर इट. देन व्हाट, हाउ कैन आई आंसर. एग्जाम में बैठा हूं, मेरे पास समय कम है, हाउ कैन आई आंसर दिस. तो उसको टैकल करने के लिए द इंफॉर्मेशंस विच आर प्रोवाइडेड, ये मैंने पढ़ लिया. द इंफॉर्मेशंस आई हैव रेड, फिनिश. कमिंग टू द ग्राफिकल पार्ट, प्लॉट ए प्लॉट बी. तो ए में पहले 2 ऑप्शन में ए एरोबिक दिया है, बी एनएरोबिक दिया है. मतलब ग्राफिकल प्लॉट जो है ए एरोबिक है, बी एनएरोबिक है. और नेक्स्ट 2 पार्ट में ए को एनएरोबिक पकड़ा है, बी को एरोबिक पकड़ा है. नाउ इफ वी सर्च द एरोबिक एंड एनएरोबिक पार्ट, हाउ इज द एरोबिक. पता है मेरे को कि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, वी कॉल इट एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, दिस इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, वहां पे इफ देयर इज नो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी प्रोवाइडर, एटीपी मॉलिक्यूल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो वो एटीपी मॉलिक्यूल हमेशा, क्योंकि इट इज नॉट दैट एक बार हो गया फिनिश, द सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डूइंग सम फंक्शंस, जिसके लिए उनको एनर्जी चाहिए. एनर्जी प्रोवाइडेड इज द एटीपी मॉलिक्यूल एंड द रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर फंक्शंस. नाउ तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है इट इज वेरी हाई.
क्योंकि हमारे बॉडी में देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स, मसल के सेल्स हैं, बोन के सेल्स हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमेशा देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और इट कैनॉट बी दैट कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उस काम को करने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी या फिर कम एनर्जी, a definite amount of energy should be supplied so that the cells may carry out those functions. So based on that particular part, aerobic का जो ग्राफ है, देखो अगर मैं पकड़ूं A aerobic है तो देखो A एकदम constantly it is rising, plot A aerobic अगर मैं पकड़ूं and it is becoming stable. plot B अगर मैं देखूं अचानक से ऊपर उठा, फिर थोड़ा यहां में थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर अचानक नीचे आ गया, स्टीप राइज स्टीप फॉल। तो यहां पे मैं ग्राफ देख के मुझे क्या पता चल रहा है, दैट प्लॉट बी का जो प्लॉट बी में जो ग्राफ ड्रॉ किया है ये कांस्टेंट नहीं है। इफ इट वाज कांस्टेंट यू वुड हैव राइज लाइक दैट, बट प्लॉट ए जो ग्राफिकल प्लॉट है उसमें एनर्जी देखो कॉन्स्टेंटली इट इज राइजिंग, इट इज बिकमिंग स्टेबल, देन इट इज बिकमिंग फ्लैट। तो from these two plots we can identify that plot A is the aerobic part, plot B is the anaerobic part। तो हमारा ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गया, C और D ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, रह गया हमारे पास A और B। ठीक है, नाउ A में देखो एनर्जी इज लो एंड इनकंसिस्टेंट, तो इनएरोबिक एंड हाई इन एनारोबिक। तो अगर मैं जस्टिफिकेशन ऑप्शन ए के जस्टिफिकेशन में देखूं, ऑलरेडी वो मेरे दिमाग में है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कांस्टेंट रहता है, इट शुड बी सेम, हाई एनर्जी ऑब्वियसली इट शुड बी कंसिस्टेंट। तो सी ऑप्शन ऑलरेडी मैंने कैंसिल आउट कर दिया, सी और डी। ए में हमारा है एरोबिक एनारोबिक, बी में है एरोबिक एनारोबिक। जस्टिफिकेशन पे अगर जाऊं, एनर्जी इज लो एंड इनकंसिस्टेंट, एरोबिक के लिए ये रॉन्ग है। इन बी जस्टिफिकेशन में है एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन एनारोबिक। सो कैंसिलिंग आउट सी एंड डी, अगेन कमिंग टू ए बी में जस्टिफिकेशन से मुझे पता चल गया ए इज नॉट द ऑप्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर इज बी। समझ में आया? ओके, कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। यहां पे इट इज नॉट एन एमसीक्यू, इट इज फ्रॉम द 3 मार्क्स सेक्शन पार्ट। देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज द पोजीशन ऑफ 5 एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड ई इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं दिया, ग्रुप नंबर लेफ्ट टू राइट, ग्रुप नंबर 1 to 18, और यहां पे पीरियड दिया है, पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3। इसको अच्छी तरीके से मुझे ऑब्जर्व करना है। देन फ्रॉम देयर द क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड, 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हिच एलिमेंट इज ए मेटल विद वैलेंसी 2। नाउ चैप्टर को डिस्कशन करने के टाइम पे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ग्रुप नंबर 1 2 अच्छी तरीके से करना है, और उधर से ग्रुप नंबर 15 से लेके 18 तक, और पीरियड नंबर 1 2 3 4। नाउ इफ वी ऑब्जर्व द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वेरी क्लोजली, ग्रुप नंबर 1 का जो एलिमेंट होता है उसमें होता है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ऑल दीज एलिमेंट्स। अगर इनके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को देखें हम, उस हर एक में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मतलब क्या, वो नियरेस्ट ऑक्टेट को अचीव करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर से छोड़ेगा। देन सोडियम चेंजेस टू Na पॉजिटिव। ठीक है, ग्रुप नंबर 1। कमिंग टू ग्रुप नंबर 2 वी हैव मैग्नीशियम, कैल्शियम। उनका आउटर मोस्ट शेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के 2 पॉजिटिव बनता है। दैट मीन्स द वैलेंसी इज क्या, 2। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है, 2। सो विच एलिमेंट इज ए मेटल विद वैलेंसी 2? तो हियर ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, तो डी ग्रुप नंबर 2 में है, इट इज ए मेटल। इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, पहले वाले को बोलते हैं एल्काली मेटल्स। तो वैलेंसी 2 जो होगा
इसका आंसर होगा डी। डी जो एलिमेंट है इट इज ए मेटल विद वैलेंसी 2। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, व्हिच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव। पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छी तरीके से अगर परखने के बाद आई नीड टू फाइंड आउट द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है नोबल गैस और द इनर्ट गैस, क्योंकि इनके पूरे का पूरा जो शेल होता है फिल्ड अप होता है एंड दे आर फाउंड इन वेरी लेस अमाउंट इन एटमोस्फेयर, दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव। तो ग्रुप नंबर 18 में हमारा आंसर एलिमेंट है सी। सी विल बी द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। आउट ऑफ डी एंड ई व्हिच एलिमेंट has a smaller atomic radius? Remembering the concept of atomic radius, down the period, along the group. Down the period अगर मैं जाऊं तो atomic radius increases. अगर मैं लेफ्ट से राइट में जाऊं atomic radius decreases. ठीक है, तो D and E, D इधर है, राइट में है E. Which element has the smaller atomic radius? Answer will be E. E will have smaller atomic radius. समझ में आया? Okay, coming to another part of the sample paper, this is one of the question which I have chosen. यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक न्यूमेरिकल दिया है जहां पे एक सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। 12 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। R1 का वैल्यू दिया है 4 ओम, R2 मुझे निकालना है। नाउ ए स्टूडेंट हैज 2 रेजिस्टर्स, उसके पास 2 रेजिस्टर है 2 ohm and 3 ohm. She has to put on one of them in place of R2. R2 की जगह पे 2 ohm या 3 ohm उसको पुट करना है। The current that she needs in the entire circuit is 9 ampere. Show by calculation which of the 2 resistors she should choose. तो मुझे कैलकुलेशन से पता करना होगा कि मुझे उसको मतलब उस लड़की को 2 ohm या 3 ohm इधर में पुट करना है। ओके, नाउ इफ यू सी द डायग्राम, उस डायग्राम से मुझे क्या पता चल रहा है, R1 और R2 पैरेलल कनेक्शन में है। दे आर नॉट इन सीरीज, दे आर इन पैरेलल कनेक्शन। ओके, इसके बाद इसका जो सोल्यूशन होगा, देखो हमारे पास जो दिया है करंट इन द एंटायर सर्किट इज 9 एम्पियर। तो हमारे पास क्या है, करंट I दिया है 9 एम्पियर, पोटेंशियल V दिया है 12 वोल्ट, ये दिया हुआ है। नाउ ओम्स लॉ से मुझको क्या मालूम है, V पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, V इक्वल टू I इंटू R। उधर से मेरे को R जो है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मैंने निकाल दिया, R इक्वल टू V बाई I 12/9 दैट इज 4/3 ओम। ये वाला मेरा टोटल रेजिस्टेंस हो गया, मतलब R1 और R2 मिला के जो निकलेगा वो मेरा टोटल निकल गया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है, मुझे R2 निकालना है। नाउ सिंस R1 और R2 पैरेलल है तो मुझे इसका फॉर्मूला 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम लेके नीचे आएगा R1 R2, ऊपर होगा R1 प्लस R2। तो मैं इन्हें इसको एक साथ 1/R था, रेसिप्रोकल R1 और R2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2। ये स्टेप समझ में आया? ओके, तो R1 का वैल्यू कितना दिया है, 4 R2 R1 4 प्लस R2, और R का मैंने कितना निकाला 4/3, तो 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स 12 R2 इक्वल टू 16 प्लस 4 R2 इक्वल टू 2 ओम। तो 2 और 3 में से उस लड़की को उधर 2 ओम का रेजिस्टर बिठाना है, कनेक्ट करना है, तब जाके द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू 4/3 ओम। सो इस क्वेश्चंस को पहले व्हाट वी हैव टू डू इज डायग्राम को अच्छी तरीके से मुझे पढ़ना है, फिर जो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है एक एक को निकालने के बाद लास्ट में अगर सीरीज में दिया है मैं सीरीज वाला फॉर्मूला लूंगा, अगर पैरेलल दिया है तो मैं पैरेलल वाला फॉर्मूला लूंगा। समझ में आया? ओके, तो सबसे पहले ट्रिक्स डायग्राम जो दोस्त विच इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर,
फिर जो इंफॉर्मेशन दिया है, फिर जाके आई विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, थैंक यू।